हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग लूसेंट के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोगों ने पार्ट 5 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 6 से देखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लें और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास को रिमूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हम लोगों ने देखा था कि ये कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। तो लिखा हुआ है सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता का उदाहरण है और सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नाक के जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो नाक की जांच के लिए राइनोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, लिखा हुआ है देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति पर निहित होती है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 53 में बताया गया है। और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन आपका नई दिल्ली में स्थित है। और किन पहाड़ियों में स्थित है? तो रायसीना की पहाड़ियों में स्थित है। रायसीना की पहाड़ियों में राष्ट्रपति भवन स्थित है। ठीक है। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत ये शक्ति प्रदान की गई है कि ये किसी भी व्यक्ति की क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो जाती है तो उसकी उसे वो मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है या उसे बाइज्जत बरी कर सकता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? तो जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? आपकी उर्दू है। क्या है? आपकी उर्दू है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। वहीं अगर आप लोग भारत की बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट पाया जाता है? क्षेत्रफल भारत के पास कितना है? 2.4% है। तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास कितना है? 2.4% पाया जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत में 2.4% क्षेत्रफल पाया जाता है। तो लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका चीन है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दूसरे नंबर पर? तो भारत आ जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे कि संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5% निवास करती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन हमारा अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर जो हरगोविंद खुराना थे उन्हें जीन के पृथक्करण के लिए नोबेल का पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है, राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त। और राज्यसभा का आप अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा एक कैसा सदन है? एक स्थायी सदन है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इस कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245 सीटें हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245 सीटें हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, लिखा हुआ है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है?
तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपकी पुणे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। फिर लिखा हुआ है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है। ठीक है। और तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। तो तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाएगा? निकोटीन पाया जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण यह क्या होता है? सफ़ेद होता है। फिर लिखा हुआ है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपीन पाया जाता है, इस कारण क्या होता है? लाल होता है। ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है मुद्रा नीति किसके द्वारा नियमित होती है? तो जो मुद्रा की नीति होती है वो आरबीआई रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना पूछा जाएगा कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। जो मुद्रा की नीति होता है वो कौन नियमित करता है? तो आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दिल्ली लाहौर बस सेवा किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली से जो लाहौर बस सेवा है उसे हम लोग सदा ए सरहद के नाम से जानते हैं। फिर लिखा हुआ है आपका भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, इंदिरा गांधी हत्या की जांच किस आयोग को सौंपी गई थी? तो इंदिरा गांधी की जो जांच थी वो किस आयोग को सौंपी गई थी? तो ठक्कर आयोग को सौंपी गई थी। कौन सा आयोग था वो? ठक्कर आयोग। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी का फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। तो टीबी का फुल फॉर्म आ जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस आ जाएगा। क्या? ट्यूबर बैक्टीरियम कुलोसिस। क्या आ जाएगा? ट्यूबर बैक्टीरियम कुलोसिस आ जाएगा। ठीक है ना। फिर अगला लिखा है बिच्छू में श्वसन अंग का क्या कहलाता है? जो बिच्छू में श्वसन अंग क्या कहलाता है? तो बुक लंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बुक लंग्स कहलाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में की गई थी। और किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की ओर लिखते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 19 जुलाई 1982 को की गई थी। 19 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत के एकमात्र नदी बंदरगाह कहाँ है? तो भारत का एक जो नदी बंदरगाह है वो कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता में कौन सा बंदरगाह है? हल्दिया बंदरगाह स्थित है। कौन सा स्थित है? हल्दिया बंदरगाह स्थित है। ठीक है ना। तो भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता में एक और कौन सा बंदर पाया जाएगा? हल्दिया बंदरगाह पाया जाएगा। ठीक ना। फिर लिखा हुआ है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। फिर लिखा हुआ है संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो जो संघ शासित प्रदेश है दादर एवं नागर हवेली ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का जो संबंध था वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति मुख्यतः धान की खेती से धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए, धान और गेहूं की पैदावार को बढ़ाने के लिए लाई गई थी। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामी MS नाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर स्वामी MS
नाथन को कहा जाता है, ठीक ना। और विश्व में किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जनक अगर भारत में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर स्वामी एम.एस. नाथन को कहा जाता है और विश्व में वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पोंगल। पोंगल काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। और कलपक्कम भी आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक ना। कलपक्कम कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। फिर लिखा हुआ है पिछौला झील कहाँ स्थित है? पिछौला झील कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आम्रपाली क्या है? तो आम की एक बौनी प्रजाति है। कौन? आम्रपाली। तो आम्रपाली क्या है? आम की एक बौनी प्रजाति है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगली क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। फिर लिखा हुआ है हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कहाँ पे? विश्व में। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। वहीं भारत में किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर स्वामी एम.एस. नाथन को कहा जाता है, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे अधिक चीनी मिलें किस राज्य में हैं? तो सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। और भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और विश्व में चीनी को कटोरा को किसको कहते हैं? तो क्यूबा को। तो विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, लेकिन भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल सबको पता है क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी। फिर लिखा हुआ है गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो गांधी सागर हो गया आपका, जवाहर सागर हो गया और राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पर बनाए गए हैं। कहाँ पे बनाए गए हैं? चंबल नदी पर, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत के संविधान सभा के स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष भारत के संविधान सभा की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक ना। फिर लिखा हुआ है एक जूल कितना होता है? एक जूल किसके बराबर होता है? तो एक जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ होते हैं। एक जूल में कितने होते हैं अर्घ? 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, किस कारण से लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? तो क्या कारण होता है कि लैंप की जो बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? तो कैपिलरी क्रिया के द्वारा, केशवत्व क्रिया के द्वारा ये क्या होता है? पानी ऊपर की ओर, जो जो तेल होता है ये ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पौधों में वृद्धि के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है? तो पौधों में वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मिट्टी कौन होती है? दोमट मिट्टी होती है। कौन सी होती है? दोमट मिट्टी, ठीक है। फिर लिखा हुआ है किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? तो वायु के अपवर्तनांक और प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण रात में जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है काफ़ी बार पूछा गया है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। किस में किया जाता है? संचार में। और ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या कौन कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संचार में किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए? तो संसद की दो बैठकों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा हुआ है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका लिखा हुआ है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचित हो रहता है? तो विटामिन ए जो संचित रहता है वो यकृत में संचित रहता है, हमारे लीवर में संचित रहता है। और लीवर जो है ना, वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और यकृत से कौन सा रस निकलता है? तो पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत से कौन सा रस निकलता है? तो पित्त रस का निर्माण होता है। और जो पित्त रस इकट्ठा होता है वो किस में इकट्ठा होता है? पित्ताशय में स्थित होता है। तो यकृत से किसका निर्माण होता है? पित्त रस निकलता है, और पित्त रस जो होता है पित्ताशय में संचित रहता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचित रहता है? तो यकृत में रहता है। और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या आ जाएगा आपका? अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या आ जाएगा? रेटिनॉल आ जाएगा। और विटामिन ए जो है गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक ना। तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से आपसे रोग पूछा जाएगा तो आप बताएंगे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या आ जाएगा? रेटिनॉल आ जाएगा। विटामिन ए गाजर वगैरह में पाया जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल आ जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी रोग हो जाएगा। और विटामिन ए किस में संचित रहता है? तो यकृत में संचित रहता है। और यकृत क्या होती है? हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। यकृत से किस रस का निर्माण होता है? तो पित्त रस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पित्त रस। और पित्त रस कहाँ इकट्ठा होता है? तो गाल ब्लैडर पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है भारत में हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में हीरे की खान के लिए कहाँ कौन प्रसिद्ध है? पन्ना। और ये पन्ना कहाँ पे पाया जाएगा? आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है धन विधेयक किस सदन में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पास किए जाते हैं, ये कभी भी राज्यसभा में पारित नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो धन विधेयक जो होते हैं हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में। ठीक है। तो लिखा हुआ था धन विधेयक किस सदन में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो किस सदन में नहीं प्रस्तावित किया जा सकता है? तो राज्यसभा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध आपका अंडा से है। किससे है? अंडे से है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो जो गोबर गैस प्लांट होते हैं उससे मेथेन गैस का उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? मेथेन गैस होती है। और मेथेन गैस को हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। तो मेथेन गैस को हम लोग क्या कहते हैं? मार्स गैस किससे कहते हैं? मेथेन को कहते हैं। और मेथेन गैस जो है दलदली स्थानों में पाई जाती है। और पूछा जाता है कि धान की खेती से कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन गैस निकलती है। मेथेन का अगर आपसे फार्मूला पूछा जाएगा तो आप बताएंगे CH4 होता है। ठीक है। तो गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मेथेन गैस उत्पन्न होती है। मेथेन गैस को हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, और ये दलदली स्थानों में पाई जाती है। और पूछा जाएगा कि धान की खेती से कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन गैस निकलती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। लिखा है चौथ क्या है? चौथ क्या था? एक प्रकार का कर था। तो लिखा हुआ है मराठों द्वारा वसूला जाने वाला एक प्रकार का क्या था? एक कर था। तो चौथ काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि चौथ क्या है? तो मराठों द्वारा वसूला जाने वाला एक प्रकार का क्या था? कर था। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। और कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। कौन से हैं? USA अमेरिका हो जाएगा आपका, चीन आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, रूस आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? फ्रांस आ जाएगा। इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से देश हैं? 5 देश हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, फ्रेश ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? फ्रेश। तो F से क्या आ जाएगा? फ्रांस आ जाएगा। R से क्या आ जाएगा? रूस आ जाएगा। A से क्या आ जाएगा? आपका अमेरिका आ जाएगा। C से क्या आ जाएगा? आपका चाइना आ जाएगा। और E से क्या आ जाएगा? इंग्लैंड आ जाएगा। और इंग्लैंड को हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं। तो आ जाएगा फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन, और ये क्या आ जाएगा? इंग्लैंड आ जाएगा।
तो फ्रांस हो जाएगा आपका, रूस हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, चीन हो जाएगा और क्या जाएगा आपका इंग्लैंड कह दीजिए या ब्रिटेन कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने थे? 5 थे। भारत अस्थायी अध्यक्ष है, भारत का ऐसा सदस्य है तो अस्थायी सदस्य है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है, तो श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को हम लोग श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है माउंट आबू, लिखा हुआ है माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर पाए जाते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो लिखा हुआ था माउंट आबू कहाँ पे, अगर पूछा जाएगा कि माउंट आबू कहाँ स्थित है तो राजस्थान आप बताएंगे। और माउंट आबू में कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और ये सब कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में आपके पाए जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? तो 0 डिग्री को हम लोग क्या क्या कहते हैं? प्रधान माध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान माध्याह्न रेखा। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने निभाई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बम्बई का नाम मुंबई कब कर दिया गया था? तो बम्बई का नाम मुंबई किया गया था 1995 में। कब किया गया था? 1995 में। फिर लिखा हुआ है राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन जो है आपका रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। तो राष्ट्रपति भवन किस में स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जापान में प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान के 2 शहरों में परमाणु बम गिराया गया था, एक हिरोशिमा में गिराया गया था और एक नागासाकी में गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था। ठीक है, तो जापान में प्रथम परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया जाएगा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया जाएगा। ठीक है, और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? टोक्यो है। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ की? येन है। जापान की राजधानी क्या आ जाएगी? टोक्यो आ जाएगी। और मुद्रा क्या आ जाएगी आपकी? येन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? येन आ जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ग्रैंड एंटिकट नहर किस नदी पर है? तो ग्रैंड एंटिकट नहर किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है किस प्रकार के जल विद्युत का सुचालक नहीं है? किस प्रकार के जल विद्युत का सुचालक नहीं है? तो जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह है। कौन है? शिव प्रसाद सिंह। फिर लिखा हुआ पालक की पत्तियों में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? तो पालक की पत्तियों में लौह तत्व और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो पालक की पत्तियों में लौह तत्व और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर लिखा हुआ है सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो सरहुल आपका झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। झारखंड की राजधानी क्या है? आपकी रांची स्थित है। क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। ठीक है, और पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। पलामू आपका कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। पलामू हो गया आपका, और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये पलामू और हजारीबाग ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। और झारखंड की राजधानी आपकी क्या है? रांची है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मलेरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो मलेरिया जो रोग होता है उससे तिल्ली और आरबीसी हमारी प्रभावित होती हैं। और मलेरिया जो रोग होता है ये प्रोटोजोवा से होता है। किससे फैलता है? प्रोटोजोवा से फैलता है। ठीक है ना। तो मलेरिया जो रोग होता है वो तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करता है। और ये क्या आ जाएगा? और ये कौन से किससे होता है? तो प्रोटोजोवा से होने वाला रोग है। फिर लिखा हुआ है पाचक एंजाइम किस अंग से उत्पन्न होते हैं? तो पाचक एंजाइम हमारी छोटी आंत से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? छोटी आंत से। फिर लिखा हुआ है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को हम लोग जानते हैं। किसको? ऐसे ढींग एक्सप्रेस किसको जाते हैं? ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हीमा दास को जाना जाता है। तो
तो ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं, तो हेमा दास को कहते हैं। और फ्लाइंग सिख के नाम से किसे किसे जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह को। वहीं आप बात करेंगे मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं, तो मास्टर ब्लास्टर आप सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। किसको कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध हमारा झींगा उत्पादन से है। किससे है, झींगा उत्पादन से है। फिर लिखा है रबर के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो रबर के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, केरल है। कौन सा है, केरल में। केरल का लोक नृत्य कौन सा है आपका, कथकली है। कौन सा है, कथकली है। और आपका कुचिपुड़ी, ये कथकली कहाँ पर है, कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका केरल का लोक नृत्य है। तो आपसे पूछा जाता है कि ओणम कहाँ का नृत्य है, तो ओणम भी आपका क्या आ जाएगा, केरल। तो ओणम हो गया आपका, ओणम लोक नृत्य आपका कहाँ पे मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। और कथकली भी आपका कहाँ पर मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। और मोहिनी अट्टम पूछा जाएगा तो ये भी कहाँ पे है, केरल में ही मनाया जाता है। कौन सा, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाएगा, केरल में मनाया जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, तो जो जोजिला दर्रा पाया जाता है ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। फिर लिखा हुआ है कुनैन किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कुनैन जो है मलेरिया के रोग के लिए, कुनैन जो दवा होती है वो मलेरिया के लिए होती है। ठीक है, तो लिखा हुआ था कुनैन किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। फिर लिखा हुआ है कुनैन किससे प्राप्त होता है, कुनैन जो होता है किस पौधे से प्राप्त होता है, तो सिनकोना के वृक्ष से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है आपका। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है अलवार किसके उपासक थे, तो अलवार जो थे हमारे विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे, विष्णु के उपासक थे। फिर लिखा हुआ है एलपीजी गैस में मुख्यतया क्या होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। एलपीजी में मुख्यतया क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। और एलपीजी का फुल फॉर्म पर पूछा जाएगा तो आ जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और इसमें गंध का कारण क्या होता है, मिथाइल मरकप्टेन मिलाते हैं। तो गंध के लिए क्या मिलाते हैं, मिथाइल मरकप्टेन। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी, तो कांग्रेस का एक कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता हमारे दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इसमें स्वराज की मांग किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 का हुआ था, उसमें स्वराज की मांग की थी। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। फिर लिखा हुआ है मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी, तो मुगल काल की जो न्यायिक भाषा थी वो क्या थी, फारसी थी। क्या थी, फारसी थी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ग्लूकोमा जो होता है मानव शरीर के आँख को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, आँख को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्वर्ण मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, अमृतसर में स्थित है। तो लिखा हुआ है स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस शासक ने भूमि दान दी थी, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर में स्थित है। और इसको बनाने के लिए भूमि दान किसने की थी, तो अकबर ने की थी। किसने की थी, अकबर ने की थी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, लिखा हुआ भारत के राष्ट्रगान का क्या नाम, भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो जनगण मन अधिनायक है। जनगण मन है, क्या है, जनगण मन। और इसके रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा हुआ है, वो भी क्या है, अमार सुनार बांग्ला है। क्या है, अमार सुनार बांग्ला। ठीक है, फिर लिखा हुआ है जनगण मन अधिनायक के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर आ जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति का संबंध श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो श्वेत क्रांति का जनक किससे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को हम लोग श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। श्वेत क्रांति का जो लाई गई थी वो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में लाई गई थी। फिर लिखा हुआ है 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो 10 डिग्री जो चैनल होता है वो हमारा अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बुलेट प्रूफ जो जैकेटें बनाई जाती हैं उसमें बोरान कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बोरान कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
फिर लिखा हुआ है अजंता की चित्रकारी किसे निरूपित करता है? तो अजंता की चित्रकारी जातक कथाओं को निरूपित करता है। और अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ जातक क्या है? जातक